नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में दोबारा बगावत शुरू हो चुकी है। अभी उद्धव के 9 में से 6 सांसद बागी हो गए। उद्धव का किला पूरी तरह से हिला दिखाई लग रहा है। हालात तो यहां तक पहुंच गए हैं कि उद्धव के सबसे करीबी संजय राउत अपने बागी सांसदों के खिलाफ गाली गलौच पर उतर आए। उद्धव गुट के बागी सांसद खुले मंच से ऐलान कर रहे हैं कि पार्टी का भविष्य बदल चुका है। तो कोई कह रहा है कि नेतृत्व कमजोर पड़ गया है, और तो और कुछ सांसदों ने यह दलील तक दी है कि पार्टी के सीनियर लीडर कांग्रेस में विलय करने की प्लानिंग में जुटे हुए थे। इस वजह से हम पार्टी छोड़ रहे हैं। यानी ये जो बगावत है वो अचानक नहीं हुई, इसके बीज ऐसा लग रहा है लंबे समय से बोए जा रहे थे, और यही असंतोष अब उद्धव सेना के किले की दीवारों को हिला रहा है। वही जहां संजय राउत की भाषा का सवाल है, तो उनकी ये भाषा पूरी उनकी ही पार्टी पर भारी पड़ रही है, क्योंकि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन जब शब्द मर्यादा पार कर जाते हैं तो वो सिर्फ विरोधियों को नहीं, अपनों को भी दूर करने लगते हैं, और हो भी ऐसा ही रहा है। हालांकि ये कहानी सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के अंदर हलचल मची हुई। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आज नया दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश की पार्टी में आगाज का नेतृत्व, यानी टूट के आगाज का नेतृत्व बलिया से होने वाला है, और इसीलिए आज सुबह उठकर सबसे पहले अखिलेश ने बलिया ही फोन किया होगा, ये वो कह रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव कल ही साफ कर चुके हैं कि जो लोग भविष्यवाणी करते हैं वो अपनी पार्टी की स्थिति देखें, यानी समाजवादी पार्टी में किसी तरह की कोई टूट नहीं हो रही। अब सवाल वहां भी यही है कि नेतृत्व के फैसले कितने मजबूत हैं और जमीनी नेता कितने संतुष्ट हैं, और अखिलेश यादव ममता बनर्जी की टीएमसी के हाल से क्या कुछ सीख रहे हैं या नहीं। क्योंकि जैसे अभी समाजवादी पार्टी को मजबूत और एकजुट देखा जा रहा है, वैसी स्थिति तो टीएमसी की भी थी, और कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि टीएमसी जैसा हाल उस पार्टी का हो सकता है जो अब हुआ है। इस पूरे सियासी घटनाक्रम का मतलब साफ है। देश की राजनीति एक नए दौर में चल रही है, जहां सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष के सामने सरकार नहीं है, चुनाव जीतना भी नहीं है, बल्कि खुद के नेताओं को साथ रखना है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच बनकर सामने आया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी में बगावत, समाजवादी पार्टी की अंदरूनी हलचल और टीएमसी के भीतर की बेचैनी यही दिखा रही है। अब ये तीनों अलग अलग घटनाएं नहीं है, बल्कि एक ही बड़ी तस्वीर के कई टुकड़े। एक ऐसी तस्वीर जो ये दिखाती है कि राजनीति में सबसे बड़ी लड़ाई अब बाहर नहीं, अंदर ही लड़ी जा रही, और अब अंदर की लड़ाई तेज हो जाती है तो फिर बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं रह जाती। इधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह तो संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनके पास 2/3 बहुमत नहीं था, और ये सारी लड़ाई 2/3 बहुमत के लिए हो रही है। 2/3 बहुमत के लिए 362 सांसदों की जरूरत थी, जबकि केंद्र को तब केवल 298 सांसदों का ही समर्थन मिला था। लिहाजा अब अमित शाह तोड़फोड़ की राजनीति में लगे। उनका मकसद 2/3 बहुमत, ताकि संविधान में संशोधन किए जा सके। बहरहाल देखना यह है कि क्या यह बगावत सिर्फ एक और अध्याय बनकर रह जाएगा, या फिर आने वाले मॉनसून सत्र से पहले 2/3 के आंकड़े के समीकरण बना देगा। जरा एक रिपोर्ट जल्दी से देखिए। बयानों की झड़ियां लगी हुई हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय। खेल लगा रखा है क्या डेमोक्रेसी का? उसको तोड़ेंगे उसको तोड़ेंगे, क्या पैसे की इतनी मस्ती आई क्या आपके पास? ईडी सीबीआई की धमकी आप किसको दे रहे हैं? हमको? हम जेल में जाकर आ चुके हैं, हम वापस जेल जाने के लिए तैयार हैं। ये उद्धव ठाकरे जी को अपने एमएलए को, एमपी को संभालना बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है। विपक्ष की एकता और विपक्ष की एकजुटता के कारण उनको 2/3 बहुमत नहीं मिलती। अभी अलग अलग पार्टियों को तोड़ने में लगे हुए हैं। शब्द काढायचा नाही, एक दर्पक मत असलं या ना मतदारसंघात शौर्य पदक मिळवून आले, अशा तऱ्हेने फिरतील। संजय रावत जो किसी को गाली देंगे, किसी को ब्लेम करेंगे,
उसको जवाब देना हमारे लिए ठीक बात नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा। तो सारे लोग तो इनका साथ छोड़ने को तैयार हैं, सब लोग दुखी हैं। खुद अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो डरपोक है वो चले जाएंगे और जो साहसी हैं, हिम्मती हमारे साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और इन लोगों को पूरे देश की जनता समझ चुकी है। ये हैं राजनीति करने वाले लोग, ये टिकटों में भी पैसे कमाने वाले लोग। और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी जुड़ रही हैं, आप उन्हें स्क्रीन पर देख सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ शाइना एनसी जी जुड़ रही हैं, शिवसेना की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आनंद दुबे जी शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अमीक जमई साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके पास जाने वाली हूँ, हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। बहुत धन्यवाद आप सबका। राधिका जी, शुरुआत आज आपसे कर रही हूं क्योंकि तमाम विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि 2/3 आपको चाहिए, उसी के लिए गठजोड़ है। तो अगर 2/3 आपको चाहिए तो बाकी की पार्टियों को 1/3 कर देंगे आप लोग? सभी को जय श्री राम। सुचारिता जी, हम क्या कर रहे हैं? हमने तो कुछ किया ही नहीं ना, तो हम कह रहे हैं हम कुछ कर रहे हैं। अगर किसी के घर में कोई तकलीफ है तो वो अपना घर देखे ना। अगर घर में कोई नाराज है तो वो भी हमारी जिम्मेदारी है। आप रहिए उनके साथ अच्छे से। अब मेरी तो गलती नहीं है ना कि आनंद दुबे जी के परिवार में क्या हो रहा है या अखिलेश जी के परिवार में क्या हो रहा है। मेरा काम तो है नहीं ताक झांक करने का, या मेरा काम ये भी नहीं है कि इनके परिवार वालों को मनाने का। ये अपने आप देखें, इनकी जिम्मेदारी, ये लोग जाने। बात बात पे हमारे पे सवाल उठ जाते हैं, अरे हम क्या करें, हमने किसको तोड़ दिया। रही बात कि शिवसेना में और उद्धव सेना में क्या होने वाला है, ये वो दोनों जाने। किस तरीके से उद्धव ठाकरे जी ने जो महाराष्ट्र का मत था, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको मिला था, उसके साथ विश्वासघात किया, तो असली शिवसेना बन गई। देखिए, शिवसेना जिस असूलों पे बनी थी, बाला साहेब ठाकरे जी के असूलों पे, हिंदू धर्म के असूलों पे, और कभी भी जो वो कहते थे कि मैं कुछ भी कर दूंगा, अपनी पार्टी खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, उनके पुत्र कांग्रेस के साथ चले गए। अब मेरे मित्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, लंबे समय से मैंने जानती हूँ, इनकी पीड़ा हम सब देखते हैं, कितनी पीड़ा होती है इनको भी। तो अब वो परेशानी है, वो लोग जाने आपस में, उनके घर की बात है, इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए। आप और मैं दोनों ही कुछ नहीं कर सकते सुचित्रा जी, हम तो बस बैठ के देख ही सकते हैं, और वही हम कर रहे हैं। आपने कहा कांग्रेस पार्टी के साथ चले गए क्योंकि उनका मन था। आनंद दुबे जी, अब तो पार्टी के अंदर से जो विद्रोह के स्वर उठ रहे हैं वो कह रहे हैं ये तो विलय करने वाले थे कांग्रेस पार्टी में, इसीलिए पार्टी छोड़नी पड़ी है। ऐसा भी था क्या कुछ? सुचारिता जी नमस्ते। नमस्ते। देखिए, दही हमारी खट्टी है तो हम सब सुनेंगे, हम सब सहेंगे। अगर हमारी दही मीठी होती तो क्या कोई हमें कुछ कह पाता? क्या हमें कोई उपदेश दे पाता? हमें नसीहत दे पाता? नहीं दे पाता। घर चलाने के लिए कमाना पड़ता है और पार्टी छोड़ने के लिए बहाना पड़ता है। ये बहाना है, जिसको जाना है वो जाएगा। हमने आपको टिकट दिया, चुनाव चिन्ह दिया, साधन संसाधन दिए, आपके लिए प्रचार किए, आपको राजा बाबू जैसा एमपी बनाया ताकि आप अपने क्षेत्र में काम करें। काम करना तो दूर की बात, आप हमसे नाराज हो बैठे। अरे हमने क्या बिगाड़ा है आपका? 2024 से पहले आप तो कोई सांसद थे नहीं। हमने टिकट देके आपको ताकतवर बनाया कि आप लोगों का काम करना। अब आपको कोई बड़ा सगुफा मिल गया होगा, हो सकता है आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदों का कुछ आपको लालच मिला होगा, मंत्रिमंडल में लालच मिला होगा, इसके लिए आप साथ जा रहे होंगे। और क्या कारण हो सकता है? सब कुछ देने के बाद भी अगर आप जा रहे हैं तो गलती हमारी है कि हमने आपको पहचाना नहीं, तो उसकी सजा हम भुगतेंगे। 2022 में तो पार्टी हड़प ली गई, इस बार तो कम से कम 3 लोगों को छोड़ दिया गया है, पार्टी को छोड़ दिया गया है। इतना रहम करम राधिका जी की पार्टी ने हम पर किया है, इसके लिए जीवन भर हम उनके आभारी रहेंगे कि इतनी नजरें इनायत तो हुई है। और रही बात बीजेपी की, आनंद जी, आप बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। बीजेपी एक महासागर आप बहुत प्रेम से बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ संजय राउत जी उस प्रेम से बात नहीं कर रहे हैं। उनके मुंह से तो बहुत सारे अपशब्द निकल रहे हैं, वो रोक नहीं पा रहे हैं खुद को।
ऐसी वाणी बोलिए कि जो लोगों को शीतलता दे, ये लोगों को शीतलता वाली प्रेम और भाषा थोड़ी मधुरता थी। दे। मेरा नाम आनंद है, हाँ। इसलिए मेरा नाम आनंद है, तो मैं आनंद की बातें कर सकता हूँ। बाकियों उनका के नाम जो संजय नाम है। है उस हिसाब से उनकी बातें हो सकती उनका नाम हैं। संजय है, मैं वो तो सब अपनी कुछ बात- देख नहीं पाए होने वाला क्या अरे था। तो युद्ध कहाँ लड़ा जा रहा था, संजय देख नहीं पाए। सर ये नाम मैं पर क्या- थोड़ा ही जाएंगे, लेकिन ये बताइए। मैं क्या कहूँ, देखिए हाँ, गलती तो हमारी है ना। हमने लोगों को नहीं पहचाना, हमने टिकट देने से पहले उनसे एग्रीमेंट करवाना चाहिए था, उनसे एक एमओयू बनाना चाहिए था कि अगर तुम कहीं जाओगे तो तुमको हम लोग पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये देखिए, अब ये बहुत सब बड़ी हम लोग बात है। नहीं कर पाए। ये आपने अब तो हल्के ये में हालत मजाक हो गई में कही है। सुचरिता जी, आनंद जी, सुचरिता आपने जी। ये, हाँ बोलिए ना प्लीज, बोलिए बोलिए बोलिए। सुचरिता जी, हाँ। एक बात सिर्फ मुझे बताइए कि आपके पास 100 बीघा खेत है, मेरे पास 10 बीघा खेत है, मैं अपने अनाज में खुश हूं, आप अपने अनाज में खुश हैं। रात को डाका डाल के मेरे 10 बीघा खेत का अनाज भी आप लेके चली जाएं, तब तो हम लोग सड़क पे आ जाएंगे, तब तो भिक्षाम मांग के खाना पड़ेगा, त्राहिमाम करना पड़ेगा। आज यही हालत हम लोगों की विपक्ष की है। सरकार नहीं चाहती कि हम लोग जिंदा रहें, हम लोग फले फूलें, हमारी हत्या कर देना चाहती है। और वो कोर्ट कचहरी नहीं है जहां जाके हम गुहार भी लगा नहीं, पर सकें। आपने एक बड़ा तो इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हमारी आपने लाचारी बोला, आपने समझिए, कहा कि चाहे भाई मजबूरी समझिए। अब तो साइन कराने पड़ेंगे, पहले पार्टियों में टिकट देने से पहले साइन कराने पड़ेंगे मेमोरेंडम पर। आपने इसे हल्के में कहा, लेकिन इस बात पर तो वाकई चर्चाएं हो रही है, सोशल मीडिया पे लोग बात कर रहे हैं कि कैसे ये इंश्योर किया जाए कि लोग दल बदल कर भाग ना जाए। हर्षवर्धन जी, ये जो हो रहा है ये वाकई एक झड़ी लग गई है और ये कुछ अच्छा नहीं है, इस तरह से पार्टी तोड़ना। और जिन पार्टियों, अगर मैं ये मान रही हूं टीएमसी में फिरहाद हाकिम किस तरह की लड़ाई चली, वो भी चल दी है बीजेपी की तरफ, वो भी जा रहे हैं वहां पर समर्थन करने। भाई यहाँ ऐसे ऐसे नेता हैं जिनके साथ बीजेपी ने न जाने किस तरह की लड़ाई लड़ी, अब वो उधर ही जा रहे हैं। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हर्षवर्धन जी? देखिए सुचरिता, सबसे पहले तो ये कि दो ही आधार होते हैं, एक पावर, एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। जो भी ये पार्टी छोड़कर जा रहे हैं इस तरह से, इसका मतलब उन दोनों में से कुछ मिसिंग है। हाँ। आमतौर पर आप आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट से पावर हासिल करते हैं, कई बार पावर रहता है तो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट आप पूरा करते हैं, लेकिन इस सब से एक इतर चीज होती है। क्या ये जो पार्टियां छोड़कर लोग जा रहे हैं, इनको अब जरा सी भी उम्मीद, जरा सी भी आशा नहीं बची हुई है? और देखिए, कई लोगों को हम कह सकते हैं कि उनका दीन ईमान क्या है, क्या, लेकिन अब काकोली घोष दस्तीदार को हम ये कहें कि वो मौका परस्त हैं, तो ये थोड़ा सा ये बात न पचने वाली हुई। एकनाथ शिंदे को हम कहें कि मौका परस्त हैं, तो ये न पचने वाली बात हुई। और जहां तक पार्टी तोड़ने की बात रही, तो इंदिरा गांधी ने तो कांग्रेस ही तोड़ दी थी, उन्होंने तो अपनी कांग्रेस बना ली थी। तो हर नेता अपने अपने हिसाब से काम करता है। हम गलत एनालिसिस करते हैं कई बार, जैसे हम छोटी पार्टी कोई होती है तो उसको कहते हैं कि जैसे AIMIM है, हाँ। तो कोई भी खड़ा होकर बोल देता है कि तो बी टीम है। अरे भाई, उसको भी अधिकार है राजनीति करने का, वो क्यों नहीं कर सकती? या कोई भी जो पार्टी शुरू होती है वो तो कुछ ही समय की होती है, और नेताओं का इधर से उधर आना जाना, मेरा ये मानना है जैसे फिरहाद हकीम अगर भाजपा में आए तो ये तो फिर अनर्थ होगा, लेकिन बाकी नेताओं का इधर उधर आना जाना ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, आते जाते ही हैं, लोग समर्थन लेते हैं। बताइए, कट्टर दुश्मन रहने वाले लोग भी एक साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। सोनिया गांधी के साथ उद्धव जी मिल गए, वो सेकुलर वाला क्या था वो चिट्ठी, उसमें सेकुलर बोल्ड में लिखा हुआ था, मैं भूल गया उसको, वो शायद आनंद जी को याद होगा। तो मेरा ये मानना है कि ये कतई इस पे आप कोई ऐतराज नहीं कर सकते। हाँ, एक बात जरूर मैं कहता हूं, सभी विपक्षी दलों को अगर उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एकदम तोड़फोड़ पर लगी हुई है, हालांकि वो भी कोई तोड़फोड़ में कभी नहीं करते, गहलोत साहब तो 6 के 6 बसपा पार्टी खत्म कर दी थी वहां राजस्थान में, तो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। क्या ये ऐसा साहस करेंगे कि ये कहें कि कोई भी पार्टी से बदला? मेरा मानना है ये कि कोई भी पार्टी हो, अगर वो आज वो कांग्रेस के सिंबल पर लड़ा, भाजपा के सिंबल पर लड़ा, और अगर वो बदल रहा है तो फिर उसको त्याग पत्र देना चाहिए। बाकी मेरा मानना है कि कल को अगर किसी की इच्छा हो जाए कि इस पार्टी से उस पार्टी में जाना है तो ये उसका अधिकार है, इसको आप कहां रोक सकते हैं? इसमें न तो मोरालिटी का बहुत इशू है, मैं आपका सवाल अखिलेश जी से पूछूंगी, क्योंकि बहुत अनुभवी नेता हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं। और अखिलेश जी जरा बताइए, वो कह रहे हैं परिवार की तरह है, अगर परिवार में कोई नाराज होकर चला जाता है तो आप, उसका अधिकार है, अगर वो नहीं रहना चाहता अब आपके साथ तो क्या करिएगा? अगर उसने ठान ली है उसे पार्टी छोड़नी है तो क्या करिएगा?
देखिए सुजेता जी, जी जो वर्तमान सरकार है ना, ये संविधान को लूट रही है जब से आई है, और सांसदों को लूट रही है, सरकारों को लूट रही है, और भगवान का खजाना भी लूट रही है। ये लोकतंत्र की लुटेरी सरकार है। आप लोग विधायकों, सांसदों और छोटे दलों को दोष दे रहे हैं। उनका क्या दोष है भाई? सत्ता में बैठा व्यक्ति पिछले 12 वर्षों से लूट रहा है, खजाना लूट रहा है, सांसद लूट रहा है, विधायक लूट रहा है, सरकारें लूट रहा है। 10 सरकारें लूटी है चुनी हुई। आदरणीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने चुनी हुई देश की 10 सरकारें लूटी हैं, और अभी तक 450 सांसद और विधायक लूटे हैं, और दोष उनको दिया जा रहा है। लूट या सत्ता में विभाजन कैसे होता है? संविधान क्या कहता है हमारा? हाँ। कि पहले पार्टी में विभाजन होना चाहिए, पार्टी 2/3 से टूटे, उसके बाद उसकी सीएलपी या उसकी पार्लियामेंट्री पार्टी में विभाजन होना चाहिए। लेकिन यह सीधा सीएलपी होता है, क्योंकि उसे संख्या बल चाहिए। कहीं पे भी नहीं फॉलो किया गया। स्पीकर इनके हैं, संस्थाएं इनकी हैं, अदालतें इनकी हैं, एजेंसियां इनकी हैं, लूट लो। ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है, ये बीजेपी आरएसएस। इसे सिर्फ पैसा और पावर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कहीं भी अगर आपसे कोई नाराज है तो संगठन का नियम के अनुसार अगर जाए तब ना आप मानेंगे कि यहाँ जिनमें विभाजन हुआ है, और उसको मान्यता दे देते हैं। और दूसरी बात, बगावत शब्द का प्रयोग किया। यह लोग कि गुस्से में परिवार से बाहर जा रहे हैं। अरे भाई, तो बाहर जा रहे हैं तो सब बीजेपी में क्यों जाते हैं? जो बीजेपी के विरुद्ध विचारधारा से लड़े हैं वो बीजेपी में जाते हैं। और अभी मिनट भर बीतता नहीं है कि बीजेपी उनको YX कैटेगरी सिक्योरिटी दे देती है। देखिए, बताने समझाने की आवश्यकता कुछ नहीं है। आप लोग बहस करते रहे कि सांसद टूट रहे हैं, पार्टियां टूट रही हैं। अरे गांव में कहावत है कि अगर खेत मेढ़वे खेत खाए लगी तो खेत कहाँ बची? जिसके कंधों पे संविधान, लोकतंत्र की हिफाजत, जिम्मेदारी बचाने की है, वो अगर लुटेरा हो जाएगा तो लोकतंत्र बचेगा ना संविधान बचेगा। अखिलेश जी, मौका तो वही हाल आज की तारीख में है। अगर संजय राउत भाई कहेंगे कि आप घर आइए और फिर आपकी इस तरह तुड़ाई होगी, तो फिर सिक्योरिटी, फिर तो आपने खुद ही परोस कर दे दिया। वो सिक्योरिटी जो आप कह रहे हैं सांसदों को दे दी गई, वो कह रहे हैं आइए जरा बताते हैं आपको। तो वो अब वो उन्होंने प्लेटर पे दे दिया, जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, सर्व इट ऑन अ प्लेटर। देखिए, आप लोगों का पूरा जोर रहता है ये साबित करने में कि वो स्वेच्छा से जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आप उनको रखा नहीं पा रहे हैं। तो फिर कानून, संविधान, एक मिनट सुनिए तो। हाँ, जब यही जोर होता है कि ये लोग अपनी पार्टी नहीं बचा पा रहे हैं, तो कल फिर ये कोई कहने लगे कि आपके घर में चोरी हुई, डकैती हुई, अपराध हुआ, आप अपनी सुरक्षा क्यों नहीं कर पाए? भाई, ये कौन सा तरीका है, कौन सा दलील है? आप वहां पे ये किसी एक मिनट भी ये बहस की बात नहीं है कि बीजेपी सरकारें या सांसद तोड़ती खरीदती नहीं है। ठीक है। जिसको खिलाफ क्या क्या बोलती थी आदरणीय मोदी जी, जिसके खिलाफ बोलते थे कितने घूस पैसा बनाया, कितना लूटा है, उसको अपने सर पे बिठा करके उसको आदर्श बना के रखते हैं। उनकी पार्टी में जाने के बाद वो सारे चीजें खत्म हो जाते हैं, मुकदमा भी खत्म हो जाता है। देश बहुत खतरे में है, संविधान लोग। ठीक है, आपने जो बात कही कि बीजेपी लूट रही है, घर में डकैती हो जाए और फिर बोल दीजिए कि चलिए भाई सुरक्षा। मैं अमीक जी से पूछती हूँ, अमीक जी, 15 करोड़ 50 करोड़ का ऑफर आपके पास, बीजेपी में चले जाएंगे? देखिए सुचेता जी, सबसे पहली बात तो ये है कि दिल्ली का जो शाह है, जिनके अंदर एक डिलिमिटेशन के लिए एक सनक पैदा हुई है कि कैसे देश में उनको नंबर लोकसभा में मिले, इसके लिए उन्होंने बाहर की बात तो छोड़िए, पहले अपनों को डसा, एलजेपी को डसा। उनके बेटे ने कहा कि हमारे तो हनुमान है मोदी जी। फिर शिवसेना को सटा के खत्म किया, फिर एनसीपी को खत्म किया, फिर नीतीश जी की जदयू को तो पूरा निपटा दिया, और अब टीएमसी को और आम आदमी पार्टी को थोक के भाव में बहुत सारे लोग, बंगाल के लोग जिन्होंने सेकुलर डेमोक्रेसी के लिए ममता दीदी के लोकसभा के एमपीज को वोट दिया था, गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने सारे वो प्रयोग जो गुजरात से सीख के आए थे वो लगा के थोक के भाव में उन एमपीज को तोड़ने का काम किया। ठीक है। अब मीडिया के द्वारा उत्तर प्रदेश की सूचना विभाग का एक लेखक है,
उस लेखक ने पहले केशव मौर्य जी को प्रयोग किया माननीय अखिलेश जी के खिलाफ, फिर उस लेखक ने हमारे पंकज चौधरी जी को इस्तेमाल किया माननीय अखिलेश जी के खिलाफ, दिन भर 5 ट्वीट 6 ट्वीट 5 ट्वीट 6 ट्वीट, और अब एक तीसरे नेता को पकड़ लिया जिनके अपने विधायकों को नहीं मालूम है कि उनका विधायक उनके साथ है कि नहीं है। अगर वो तीसरे जो पिछड़े समाज के नेता हैं ओम प्रकाश राजभर जी अपना विधायक सुचित्रा जी, मैं आपके चैनल के प्रोग्राम में उनको चैलेंज कर रहा हूं, अपनी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक करके दिखा दें कि उनके पास कितने विधायक हैं जो मौजूदा वो जीते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो सीधी सी बात है कि ये जो अफवाहबाजी उत्तर प्रदेश में फैलाई जा रही है, ये इसलिए है कि बीजेपी आरएसएस का जो इंटरनल सर्वे है उत्तर प्रदेश के चुनाव का, उसमें जौनपुर की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा की हालत खराब है, तो समाजवादियों को विचलित करने का काम अमित जी मैं रिवाइंड कर रही हूँ, अमित जी मैं रिवाइंड कर रही हूँ। इसी तरह के बयान टीएमसी दे रही थी पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले कि हालत बुरी है ममता बनर्जी के सामने बीजेपी की, वहां पर बहुत बुरा प्रदर्शन होने वाला है, बीजेपी साफ हो जाएगी, ममता बनर्जी वापस आ रही है। ऐसे ही आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी के सामने बहुत बुरी हालत है, अखिलेश जी सत्ता में आ रहे हैं इस बार। मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं आपसे पूछ रही हूं, आपको 50 करोड़ का ऑफर सर, मैं आपसे पूछ रही हूं 50 करोड़ में क्या अमीक जमाई बिक जाएंगे, पार्टी बदल लेंगे, बीजेपी के पास चले जाएंगे? ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं बहुत मुझे पूछते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये बहुत शर्म की बात है सुचित्रा जी। हाँ। जर्नलिज्म का रणनीति का बहुत ही निचला रूप है कि एक टेलीविजन चैनल के जरिए मोदी और शाह का ऑफर समाजवादी पार्टी को दिया जा रहा है 50 करोड़ का। नहीं सर, मैं सीधे ये बताना चाह रही हूँ कि अमीक जमाई कतई अखिलेश यादव का साथ नहीं छोड़ेंगे, तो फिर जो छोड़कर जा रहे हैं पार्टी को, जो लोग पार्टियों को छोड़कर जा रहे हैं, क्या उन पर कोई सवाल नहीं है? मैंने तो बीजेपी से कहा ये 2 तिहाई का खेल है क्या, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ दो बातें भाई, नेता की अकाउंटेबिलिटी सीधे उन लोगों पर है जो चुनकर भेजते हैं, वो भी तो देख रहे हैं ये खेल। चलिए मैं आपको 2 बातें बताऊं। जी बताइए। दिल्ली के शाह जो गुजरात का प्रयोग कर रहे हैं, हाँ। उसमें क्या होगा वो आप लोग ज्यादा जानते हो, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक भी सांसद, ठीक है, जब तक भारतीय जनता पार्टी को 2027 में दफन नहीं कर देता है वो चैन से बैठने वाला नहीं है। लीजिए। और एक दूसरी छोटी बात, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यालय नहीं बचेगा अगर कोई ऐसी हरकत हिमाकत उत्तर प्रदेश में कोई गुंडई अगर भारतीय जनता पार्टी ने करी, तो जिस स्तर पे भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती है समाजवादी पार्टी से, हाँ। मैं हर्षवर्धन जी को बता दे रहा हूँ, अच्छा ट्वीट लिखते हैं आजकल कि समाजवादी पार्टी उस स्तर पे तैयार है भारतीय जनता पार्टी लड़ने के लिए, लेकिन फैसला आपको करना है कि आप चुनाव कैसे लड़ना चाहते हैं। ठीक है, मैं देखिए अमित जी ये सवाल इसलिए मैंने पूछा क्योंकि यहाँ आनंद दुबे जी बैठे हुए हैं। आनंद दुबे जी की पार्टी में सबसे बड़ी टूट हुई है अभी, लेकिन वो इसके बावजूद ये कह रहे हैं कि हमारी गलती है। देखिए, क्योंकि ऐसे लोगों को हमने पार्टी में ले लिया जो यूं बदल जाते हैं। अमित, मैंने इसीलिए ये सवाल पूछा। इंटेग्रिटी, किसी भी नेता की अपनी इंटेग्रिटी का क्या हुआ? इन नेताओं पर तो सवाल उठेंगे सर, जो पल में इधर दूसरे पल उधर, ये तो सवाल हर उस नेता पर उठेंगे जो ये कर रहा है। मैं आ रही हूँ वापस, मैं आ रही हूँ। एक बार राधिका जी बोलना चाह रही हैं, राधिका जी जवाब दीजिए। आप पर सवाल है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी तोड़ रही है और ये हिमाकत यूपी में मत करिएगा आप। पहले तो मैं पहले इनका जवाब दे देती हूँ और अखिलेश जी का जवाब देना चाहूंगी। ये जो बोल रहे हैं कि ये हो रही है, इनको तो यही नहीं पता। यहाँ पे आके कोट कर रहे हैं कि मोदी जी हमारे हनुमान है, बोला था चिराग जी ने, नहीं, उन्होंने बोला था मैं उनका हनुमान हूँ। पहले आप ये अपने फैक्ट्स ठीक रखिए, आपको यही नहीं पता कि आप किसको क्या कोट कर रहे हैं। आप हमें धमकाने चले, अपनी धमकी अपने पास रखिए। आपका इतिहास टूटिया चुराने का है, उस पर गौर करिए, इस बार कुछ मत चुराइएगा। अब नहीं, मैं जिनको ये नहीं पता मैं उनसे बहस नहीं कर सकती हूँ, मैं आपके बीच में। अपनी धमकी अपने पास रखिए। ये पर्ची का सिस्टम निकल चुका है, अखिलेश यादव की सरकार नहीं है। तुषार जी में किसी के बीच में सही नहीं है। ठीक है, पासवान की पार्टी क्यों तोड़ी? पहले ये जवाब अमित जी बोलने दीजिए, उन्हें नहीं बोलती हूँ। अमित जी उनकी बारी है, मैंने उन्हें समय दिया है, उन्हें बोलने दीजिए। बहुत अच्छी तरह से उनकी बारी में बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है वो बहुत अच्छी चीज है, बोलने दीजिए उन्हें। हाँ अमित जी, आ रही हूँ मैं, वापस आऊंगी ना आपके पास। राधिका जी बोलिए। मैं इनको इसलिए, क्योंकि जिस तरीके से ये फड़फड़ा रहे हैं, जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, धमकीबाजी करना, इनको जनता जवाब दे चुकी है, फिर देगी। लेकिन मैं इनकी बात पे नहीं जाना चाहती, मैं वापस कांग्रेस पे आना चाहती हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़ी बड़ी बातें करी।
बड़ी बड़ी चीजें कही कि हम लोग संविधान के साथ लड़ाई, हम संविधान को बर्बाद कर रहे हैं, हम लूट रहे हैं, मोदी जी लूट रहे हैं। अरे सदियों तक जिसने लूटा इस गुलशन के रहजन बनकर, आज वो सवाल उठा रहे हैं कि चमन के पासबा पर। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता को, जो आज आपके शो पे बैठकर लोकतंत्र, संविधान पर लूट पर ज्ञान दे रहे हैं। इतिहास गवाह है सुचारिता जी कि इस देश को अगर किसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर लूटा है, जिसकी ये बात कर रहे थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस रही है, जो सिर्फ एक चुनिंदा परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर लूट रही थी। ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई सरकारें लूट रही है। अरे हुजूर, जरा अपनी यादाश्त दुरुस्त कीजिए। इस देश में धारा 356 का रिकॉर्ड 90 से ज्यादा बार दुरुपयोग करके चुनी हुई राज्य सरकारों को कचरे के डब्बे में फेंकने का पाप किसने किया था? आपकी नेता इंदिरा गांधी जी ने, आपके नेता राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। तब संविधान की धज्जियां नहीं उड़ रही थी। जब रातों रात पूरे देश को जेल खाना बनाकर इमरजेंसी थोप दी गई थी, तो क्या संविधान की आरती उतार रहे थे आप लोग? मध्य प्रदेश हो, बाकी के राज्यों में जब आप एमपी एमएलए तोड़ते तब कुछ नहीं होता, और जब आप डीएमके के साथ अपनी सरकार छोड़ते हैं, जो आपकी सरकार हारती है, उनके साथ रिश्ता तोड़ते हैं, तो एआईडीएमके के जब आप एमपीज को, एमएलए को लूट रहे हैं, तब संविधान खतरे में नहीं होता। जब टीएमसी में कांग्रेस के नेता जाते हैं, कांग्रेस में टीएमसी जाते हैं, तब संविधान खतरे में नहीं होता। सारा ज्ञान, सारा के सारा सवाल सारे भारतीय जनता पार्टी के लिए। लूट की दुकान पे आपकी परमानेंट ताला लग चुका है, इसलिए 90 से ज्यादा चुनाव हार रहे हैं। इस पर अखिलेश जी का रिएक्शन लेना है मुझे। अखिलेश जी, वो कह रहे हैं इमरजेंसी लगाया तब संविधान भूल गए, आज संविधान की दुआई दे रहे हैं। 90 से ज्यादा सरकारें गिराई हैं। लीजिए भाई, अखिलेश जी जवाब दीजिए। देखिए, आज तो इमरजेंसी नहीं लगी है, फिर भी इमरजेंसी से ज्यादा बड़ी इमरजेंसी लगी हुई है। सुचरिता, देखिए डिस्कोर्स बदला जा रहा है। जो सत्ता में बैठा है वो संविधान का कस्टोडियन होता है, और बहस ये है कि क्या वो संविधान के अनुरूप सत्ता का आचरण कर रहा है। बंगाल में क्या बंगाल टीएमसी पार्टी टूटी? बिना उसके टूटे सीएलपी अपनी मीटिंग कर ले रही है, अपना नेता चुन ले रही है, और उसको स्पीकर मान्यता दे दे रहा है। क्या यह नियमानुसार है? क्या यह संविधान के अनुसार है? नहीं है। यह क्यों हो रहा है? क्योंकि लुटेरे बैठे हैं दिल्ली में। शाह और सुल्तान जो बैठे हैं लुटेरे हैं, लोकतंत्र के भी और भगवान के खजाने के भी, देश के खजाने का भी। वही हाल महाराष्ट्र में हो रहा है, वही हाल हुआ अभी हमारे राज्यसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में, और वही हाल हुआ 10 प्रदेश की चुनी हुई सरकारों का। हम बात कर रहे हैं क्या जिसके पास संविधान की या विधान की रक्षा की जिम्मेदारी है, वो तथाकथित मोदी जी, अमित शाह की सरकार, क्या उसका पालन कर रही है? नहीं कर रही है। सीधी सी बात है, बात खत्म। क्या आप लूट रहे हैं, आप उसमें दाएं बाएं इधर उधर आप उदाहरण देते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपने यही लूटा है। आपने क्यों गिराई? जवाब तो दीजिए। अपने किसी का लिहाज नहीं किया। वो कह रही है सरकारें आपने क्यों गिराई? 90 से ज्यादा सरकारें चुनी हुई। देखिए 90, 10 गिना रहे, 90 सरकारें। या इमरजेंसी में बहुत बहस कर सकता हूँ। आप कहते रहें, आप कहते रहें, जो भी काम जब हुआ था उस समय, आज की बात मैं कर रहा हूं, और उस पर भी बात करने को मैं तैयार हूं। किसी बड़े जानकार को बुलाइए, कानूनविद को, मैं उसका भी साथ बहस करने को आपके चैनल पर तैयार हूं। अच्छा, ये तो पुरानी, मैं तो सिर्फ विधान और संविधान की बात कर रहा हूं कि हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान, हमारी विधान पालिका, हमारी विधायिका क्या करती है, क्या कानून। अखिलेश जी देखिए, मेरे तो चैनल पर बहस में आज राधिका जी बैठी हुई हैं, और देखिए मैं तो इसलिए बोलूंगी क्योंकि आपकी पहले सहयोगी रही हैं, तो नाराजगी रही तभी तो पार्टी छोड़ी। मेरे बीच में भी कोई ना बोले। ठीक है, ठीक है। मैं एक बार मैं जरा आनंद जी के पास जा रही हूँ, क्योंकि उनकी पार्टी में तो बड़ी टूट हुई है अभी। आनंद जी, अब क्या करेंगे? क्योंकि अब ये बार बार टूट के बाद अब तो कुछ नहीं बचा है। अब तो ये भी खबरें आ रही कि विधायकों में भी टूट हो सकती है, ये भी खबरें आ रही हैं। अब सोचिए जरा, ऐसा होगा तो ये सुचारिता जी जी सुचारिता जी, संकट का समय है। हमारी जहाज इस समय समुद्र के तूफान से गुजर रही है। हम ये इंतजार करेंगे कि तूफान शांत हो जाए और हम किनारे आ जाएं। इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे? हम तो कोई कसर नहीं छोड़े अपने लोगों को ताकत देने में, उनको विधायक बनवाया, नया नाम, नया चुनाव चिन्ह लेकर। ऐसा नहीं कि कोई पुरानी हमारी शिवसेना का तीर कमान हमारे निशान थे।
मशाल लेकर आए जनता के बीच में, लोगों के आए 20 विधायक, 9 सांसद, सब कुछ राजी खुशी चल ही रहा था। अचानक फिर तूफान आया। अब वो तूफान कौन है, कहां से आया, ये आपके और आपके दर्शकों पर छोड़ रहा हूं, वो लोग अच्छे से इसको जानते हैं। हम क्या कहें भाई? बताइए, एक मत बताइए मुझे, अगर वो आपकी पार्टी में अब नहीं रहना चाहते, प्रेम कर सकते हैं लोगों को, आप ऐसे लोगों को पार्टी में रखना चाहते हैं जो पार्टी में रहना नहीं चाहते, जो कह रहे हैं उद्धव ठाकरे समय नहीं देते, जो कह रहे हैं कि हम अस्पताल पहुंच गए, किसी ने हाल नहीं पूछा। ये अब यही ना बहाना हो गया है। ये वही लोग छोड़ के गए हैं जो हर 2-2, 3-3, 1-1 महीने पर उनसे मिलते रहे हैं। अब सारे रिकॉर्ड्स हैं, इनकी बाइटें चलती हैं, इनके बयान चलते हैं। अब चूंकि उनको हमसे बेहतर कोई साथी मिला है, अच्छा विकल्प मिला है, अल्टो गाड़ी से उनको मर्सिडीज मिल गई है। आप खुद मान रहे हैं बीजेपी बेहतर विकल्प है, उस तरफ जाना बेहतर विकल्प है, उन्हें लग रहा है। हर्षवर्धन जी, भाई उनके लिए उनको पैसा मिल रहा है, उनको सुरक्षा मिल रही है, उनको Y+ मिल रहा है, शायद उसमें कुछ मंत्री बन जाएंगे। हम तो कुछ दे नहीं पा रहे हैं। हर्षवर्धन जी, ये 2/3 वाली बात बहुत बार कह दी गई है। अब ये कहा जा रहा है कि सुपर एनडीए चाहिए, 2/3 चाहिए, क्योंकि बहुत से बिल पास कराने हैं, इसलिए ये झड़ी लग गई है बागियों की। एक पार्टी नहीं है, दूसरी, तीसरी, चौथी। नहीं सुचेता, देखिए एक बात बड़ी गंभीरता से है। अभी बार बार ये कहा जाता है कि लोकतंत्र तो समाप्त हो गया, लूट गया, जाने क्या क्या क्षण। तेलंगाना में बीआरएस के 10 विधायक कांग्रेस में चले गए टूटकर। स्पीकर ने उनकी बात सुनने तक से मना कर दिया। उनको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाए। वो लूट थी या क्या था लोकतंत्र का? 10 विधायक हैं। कांग्रेस ने, रेवंत रेड्डी की सरकार ने 10 विधायक बीआरएस के तोड़ लिए। और ये पहली बार नहीं, मैंने आपको उदाहरण बताया ही कि राजस्थान में तो 6 के 6 विधायक बसपा पार्टी खत्म कर दी। वहां कौन सी पार्टी तोड़ी थी? वहां मायावती ने परमिशन दी थी क्या? लेकिन ना, हवाई बातें करनी है और ऐसे बताना है कि जिस देश में लोकतंत्र भी समाप्त हो गया हो। मैं बार बार कहता हूं, राजनीतिक दल की कोई मोरालिटी नहीं है। ठीक है, या तो आप ये तय करें कि एक विधायक, एक सांसद कोई पार्टी छोड़ेगा तो उसको सदस्यता अपनी वाली चले तो आहा क्या बढ़िया, हम तो लोकतंत्र बचाने के लिए, तब तो शर्म नहीं आती। और दूसरे ने कर दिया तो फिर अरे ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, लोकतंत्र लूट गया, खत्म हो गया, देश में कुछ रहा ही नहीं। ऐसे नहीं चलता है ना। और मैं तो कह रहा हूं, पुराने उदाहरण में छोड़ देता हूं। रेवंत रेड्डी ने 10 बीआरएस के विधायकों को कांग्रेस में क्यों तोड़ा? वो कौन से, किस लिए गए थे? और क्या ये सारी पार्टियां मिलकर ये लेकर आएंगी कि हमने रिफॉर्म किया था फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, 1/3, मुझे लगता है हर्षवर्धन जी, आप जो बात कह रहे हैं ये सब दलों पर लागू होता है। आपने बिल्कुल सही कहा। और मुझे तो लगता है आनंद दुबे जी ने जो सजेशन दिया था कि जब आओ टिकट दो, पहले एक मेमोरेंडम साइन कराओ, और वो मेमोरेंडम साइन होने के बाद ही तय होगा टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ा जाएगा, पार्टी में रहोगे कि नहीं रहोगे। देखिए सुचेता जी, उससे तो लोग पलट जाएंगे। एक लाइन की बात है, नेक्स्ट लेवल इलेक्टोरल रिफॉर्म करिए। जिस सिंबल पर जो जीता है, अगर दूसरे सिंबल में हाथ मिलाता है तो वो त्यागपत्र दे, फिर से जीत कर आए। एक लाइन की बात, वेरी वैलिड। मुझे लगता है ये ऐसा सजेशन है जिस पर सब लोग सहमत होंगे, क्योंकि जिस तरह से चीजें हो रही हैं उसके बाद बहुत से ऐसे मत आ रहे हैं। लेकिन आपकी जो बात है, मुझे लगता है उस पर सब सहमत होंगे, क्योंकि जो टूट हो रही है वो तस्वीर अलग ही जा रही है, और जो जनता चुनकर भेजती है उसे भी ये समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। मेरे पास समय इतना ही था, लेकिन बड़ी खबर बता रही, झारखंड राज्यसभा चुनाव रिजल्ट सामने आए। 2 सीटों के लिए हुए राज्यसभा चुनाव के नतीजे। झारखंड मुक्ति मोर्चा से बैजनाथ राम जीते हैं और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी जीते हैं।